आइए बात करते हैं अपन टॉप 5 फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज और उनके शेयर्स जो अभी इंडिया के अंदर मोनोपोली या डियोपोली के अंदर डील कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा मोनोपोली से मेरा ये मतलब है कि जो कंपनीज इंडिया का जो मार्केट शेयर लेके बैठी है वो मोर देन 50%, 60%, 70-80%। मतलब एक अकेली कंपनी इंडिया का मार्केट शेयर बहुत बड़े लेवल पे लेके बैठी है, 70-80% लेके बैठी है। बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स तो और भी हो सकते हैं। तो चलिए अपन आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू क्लैरिफाई यू, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, दैट इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस। ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। आइए अपन एक एक करके शुरू करते हैं। तो ये वीडियो का ना आज अपन पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, मतलब पार्ट 1 जिसके अंदर अपन 5 कंपनीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके टोटल 5 पार्ट आएंगे अपन इसी सेक्टर के कंटिन्यूस इन्हीं तरह के, कि जिसके अंदर अपन रिमेनिंग 5 करके कंपनीज डिस्कस करेंगे। आज की जो कंपनीज है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट थोड़ी स्टेबल कंपनीज है, लार्ज एंड मिड कैप कंपनी। आज कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी नहीं है, मतलब कोई इतनी छोटी कंपनी जो ज्यादा वोलेटाइल है। आज अपन सारी स्टेबल कंपनीज की बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त अपन लाएंगे स्मॉल कैप मिड कैप जो मल्टी बैगर पोटेंशियल्स रखती है। तो आज अपन शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली कंपनी इसके अंदर है अपनी पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री जिसको आप जानते हैं नॉर्मल एक फेविकोल के नाम से, फेविकोल आपने सुना होगा। तो जितने भी चिपकाने वाले गम वगैरह जो होते हैं ना, जो भी अधेसिव्स होते हैं, जो गम वगैरह जो होते हैं जिस टाइप के आपने देखे होंगे, चिपकाने वाले सीलेंट आइटम्स जो भी अधेसिव एंड सीलेंट्स, ये वो बनाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा फेमस ब्रांड है फेविकोल, जिसके बारे में आप जानते हो। तो ये कौन सी कंपनी का है? ये पिडिलाइट का है। अब फेविकोल के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, फिर फेविक्विक भी आती है, एम सील भी आती है। इवन अब जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चिपकाने वाला आइटम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं, वो डॉक्टर फिक्सिट के आपने ऐड देखे होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अलग फेविकोल यूज होता है। इस तरह से जितने भी इंडस्ट्री है या घर के प्रोडक्ट है, इन सब के लिए इसने अलग अलग चिपकाने वाले, मतलब जो सीलेंट और एडेसिव होते हैं, वो बना रखे हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री का जो मार्केट शेयर है वो इंडिया के अंदर 70% मार्केट शेयर अकेली कंपनी लेके बैठी है एडेसिव एंड सीलेंट सेगमेंट के। और अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे डिसेंट चल रहे हैं। मतलब कंपनी ग्रोइंग मोड पे या स्टेबल मोड से, स्टेबल से ग्रोइंग मोड पे। इसका 10 साल का जो एनुअल ग्रोथ है, मतलब एनुअल ग्रोथ अगर मैं सीएजीआर देखूं तो इसकी 10% की एनुअल ग्रोथ है 10 ईयर्स में, सीएजीआर निकाल के। तो 10% तो इसकी सेल्स की ग्रोथ है एनुअली, और साथ में 15% इसकी पैट की ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो ये एक डिसेंट या फिर एक अच्छी कंपनी की मतलब जो ग्रोथ होती है वो दे रही है ये। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 23% है, बहुत अच्छा है। पी रेशियो इसका भी थोड़ा सा ओवर वैल्यू चल रहा है, मतलब ये अंडर वैल्यू टाइप नहीं है। लाइक पी रेशियो इंडस्ट्री का 40 चलता है, इसका 66 चल रहा है, पर ये जस्टिफाई कर सकती है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर ये लेके बैठी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी में ज्यादा बिल्कुल डेट नहीं है, एक तरीके से 0.05 का डेट इक्विटी रेशियो है, मतलब एक तरह से बिल्कुल डेट ऐसा ज्यादा है नहीं। अब फिर भी इसका प्राइस अभी कुछ टाइम के पहले थोड़ा बहुत शेयर क्रैश हुआ था। रीजन क्योंकि वो इसका पी रेशियो ज्यादा, इस वजह से थोड़ा शेयर क्रैश हुआ था। साथ में जो इनकी इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है जिससे ये फेविकॉल वगैरह बनाते हैं, वो होता है एक विनाइल एक्सेलेट एंड मोनोमर, मतलब ये वैम नाम का एक इनपुट रॉ मटेरियल होता है। उसकी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई, इस वजह से लोगों का ये सेंटिमेंट आया कि इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से इनका थोड़ा अभी प्राइस शेयर का थोड़ा क्रैश हुआ था। बाकी आपको कुछ दूसरे फैक्टर आपको जानने चाहिए इस कंपनी के अंदर। ये इतना बड़ा मार्केट लीडर है कि बाकी किसी और को इसके साथ कंपीट करने में अभी थोड़ी दिक्कत होगी। देखो ऐसा तो नहीं है कि कभी कोई जिंदगी में आएगा ही ना, एक दिन तो आएगा, इसको टक्कर देने वाले भी आ जाएंगे। बट अभी इसको ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी किसी दूसरी कंपनी को कंपीट करने में, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत वाइड है। 4 लाख से भी ऊपर तो जो रिटेल आउटलेट है, ये तो बहुत रफ डाटा है, इससे भी ज्यादा जितने रिटेल आउटलेट है सब जगह फेविकॉल अवेलेबल हो जाता है। आपको भी पता है फेविकॉल, फेविक्विक वगैरह ये सारी चीजें कितनी कॉमन है, डॉक्टर फिक्सिट वगैरह ये सब। तो बाकी इतना बड़ा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बाकी कंपनी का होना मुश्किल होता है। पर फिर भी कुछ की रिस्क आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्या की रिस्क है कि जो फेविकॉल टाइप वाला आइटम है ना, तो फेविकॉल टाइप वाले आइटम के आजकल डुप्लीकेट प्रोडक्ट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा हो गए। कि आप कभी फेविकॉल मांगने जाते हो शॉपकीपर से, आपने कभी देखा होगा कि वो कोई फेविकॉल का कोई दूसरा KOL दे देंगे, वो आपको कभी कहोगे फेविकॉल दे दिया, KOL दे दिया, मतलब वो डुप्लीकेट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो आजकल थोड़े चलने लग गए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इससे इसको थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पर नहीं पर थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो मेरा काम केवल अच्छा ही बताना नहीं कंपनीज की, मैं बुराई भी बताऊंगा कि भाई ये रिस्क हो सकती है। साथ में अभी एक एशियन पेंट है। एशियन पेंट धीरे धीरे अपने एडेसिव लॉन्च कर रहा है, हालांकि अभी इसने कोई इतना बड़ा इतने बड़े एग्रेसिव तरीके से अपने एडेसिव वगैरह लॉन्च नहीं करे इतने, पर धीरे धीरे ये ना अभी एक कंपटीशन में आ रहा है। तो ये फैक्टर आप ध्यान में रख लेना। तो ये अपनी पहली कंपनी थी पिडिलाइट। तो अगर आपको पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन नोटिफिकेशन तो मस्ट है, प्रेस करके जाना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन, फिर अपन आगे चलते हैं।
के बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी आती है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल एनएसजीएल आपको पता होगा, ये दो कंपनी है जो डियोपोली के अंदर डील करती है। जिनको नहीं पता सीडीएसएल क्या होता है, देखो ये ना सीडीएसएल क्या होता है, जो भी आप शेयर मार्केट के अंदर कोई भी शेयर खरीदते हो, तो जब भी आप कोई शेयर्स खरीदोगे तो वो शेयर आपके पास फिजिकली तो आते नहीं आजकल, वो किधर होते, वो आपका एक डिजिटल वॉल्ट होता है जो सीडीएसएल कंपनी संभालती है, ये सीडीएसएल होता है। और एक और एनएसजीएल होता है, दो कंपनी डियोपोली के अंदर डील करती है, दो ही कंपनी है जो अभी इंडिया के अंदर डिजिटल वॉल्ट, एक तरह से आप इसको बैंक भी बोल सकते हो। बैंक, बैंक में जैसे आपके पैसे जमा होते हैं वहां पे सेफ रहते हैं, वैसे आपके जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके पास जमा है, वो पूरे के पूरे सीडीएसएल और एनएसजीएल के पास जमा है। वो आपके जो शेयर है जो आपका फिजिकली तो है नहीं, तो ये सीडीएसएल का ये काम होता है। तो अभी जो इंडिया का जो मार्केट चल रहा है, जो आप देखोगे अगर शेयर मार्केट जिस लेवल पे ग्रो हो रहा है, आजकल हर इंसान इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर। मतलब आजकल जो ट्रेडिशनल प्लान है एफडीज वगैरह, इन सारी जगह बहुत कम जाते हैं लोग बाग, आजकल सब शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड इनमें इंटरेस्टेड है। तो अगर शेयर मार्केट इंक्रीज होगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग शेयर ज्यादा खरीदेंगे, तो सिंपल है सीडीएसएल का प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आप सिंपल तरीके से देख सकते हो। तो आप दो कंपनी देखना, सीडीएसएल एनएसजीएल। तो अभी दो मैंने बोला था, दो डिपॉजिटरी है इंडिया के अंदर टोटल अभी। तो सीडीएसएल का शेयर 80% और एनएसजीएल का अभी 20% है। मतलब जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है, ऑलमोस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो सीडीएसएल के पास है वो 7 करोड़ के लगभग है, 7.5 करोड़ समथिंग। और एनएसजीएल के पास 1.5 से 2 करोड़ समथिंग के डीमैट अकाउंट है, जितने ये हैंडल करता है। तो जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट सबसे ज्यादा हैंडल करता है वो सीडीएसएल है। पर अगर मैं ये वैल्यू के हिसाब से बात करूं, तो जो एनएसडीएल है ना, एनएसडीएल हाई वैल्यू कस्टमर संभालता है, जो एचएनआई होते हैं ना, हाई नेटवर्थ कस्टमर, तो ये बड़े वाले लोगों के नेट कस्टमर को अकाउंट ज्यादा संभालता है। तो इसलिए अगर अपन बाय वैल्यू देखें कि वैल्यू किसके पास ज्यादा है सबसे ज्यादा असेट्स की, तो भाई एनएसजीएल के पास 80% वैल्यू अकाउंट संभालता है डीमेट के, 80% वैल्यू इसके पास है। और सीडीएसएल के पास 20% है। तो सीडीएसएल के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट है ना, वो ज्यादा है। किसके, वो भी रिटेल सेक्टर के, मोस्टली इसके पास रिटेल सेक्टर वाले लोग हैं। और एनएसजीएल के पास जो बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन है उसके शेयर है। पर फिर भी अभी जो रेवेन्यू ग्रोइंगे, प्रॉफिट ग्रोइंगे, सबसे ज्यादा ग्रोइंगे वो सीडीएसएल का ही चल रहा है इनकम। एनएसजीएल भी हालांकि अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं मैं बुरा बोल रहा हूं, पर मैं कंपेरिजन से बताऊंगा तो सीडीएसएल कंपैरेटिवली इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह, उसका जो ग्रोथ रेशियो चल रहा है वो कंपैरेटिवली अच्छा चल रहा है। तो अब ये सीडीएसएल कमाता कैसा, सिंपल है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो भी आप डिपॉजिटरी को देते हो ना, तो ये उससे कुछ शेयर लेता है, सिंपल है। तो ये डिपॉजिटरी, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, मतलब जो भी बीच के ब्रोकर टाइप है, तो वो इनको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, लाइक आपने कोई स्टॉक को सेल करा, तो आपको इनको पैसा देना ही देना पड़ेगा, सीडीएसएल को आप पैसा चार्ज करता है कुछ। कभी भी कंपनी कोई नया आईपीओ लाती है या कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट होता है, जैसे कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, शेयर को स्प्लिट करा, ऐसा कुछ भी हुआ, तो अगर कोई भी नया कॉर्पोरेट एक्शन हुआ तो सीडीएसएल उसको चार्ज करेगा। साथ में अगर आपको ई वोटिंग करवानी है, किसी भी कंपनी को ई केवाईसी करानी है, तो वहां पर भी सीडीएसएल चार्ज करेगा। तो मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो है। तो एक बार आप इसको ध्यान में रख सकते हो। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो मैंने बता दिया 80% डीमैट, अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ डीमैट इसके पास ही है। अगर इसके मैं सेल्स और प्रॉफिट की बात करूं तो इसके सेल्स और प्रॉफिट दोनों लगभग 38% एनुअल ग्रोथ पे है, जो मैंने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बोल रहा हूं 5 साल की। तो ये 38% एनुअल ग्रोथ हो रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है कंपैरेटिवली। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% पे इसका चल रहा है, अच्छा है। पी रेशियो इसको थोड़ा सा ज्यादा, एनएसजीएल का 50 पी रेशियो, इसका 56 है, तो ओके ओके, इसकी क्योंकि ग्रोथ भी ज्यादा है तो 5-6 पी रेशियो, तो ये इतना तो जस्टिफाई कर सकती है। बाकी डेट फ्री कंपनी, कंपनी के पास डेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर आप इस कंपनी का शेयर भी देखोगे, ये लिस्टेड हुआ था, जब भी ये लिस्ट हुआ था, लगभग लिस्ट हुए इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2021 के अंदर लिस्ट हुआ था, 5-1 साल हुए। तो अगर आप इसका यहाँ पे शेयर देखोगे, तो यहाँ पे इसका शेयर चलता है 2023 में 500-600 रुपए का, 400-500-600 का। ये एकदम से बढ़कर एक साल के अंदर अंदर 2000 रुपए तक पहुंच गया था, इसका शेयर 2000 रुपए तक पहुंच गया था। मतलब एक साल के अंदर लगभग ये 3-4 गुना हो गया। उसके बाद कम होकर अभी वापस से, क्योंकि वही शेयर की प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी, तो अब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो गए थे। तो प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अभी वापस से इसकी शेयर की प्राइस 1400, 1500, 1300, 1400, 1500 की रेंज में घूमती है। तो अभी भी अगर आप देखोगे टोटल ओवरऑल इसने बहुत अच्छा रिटर्न अभी भी दिया है, और अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें अच्छा है। बट अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई यू, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, को बाय सेल एडवाइस मत देना। बस मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करते हो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कंपनी के पास क्या मोट है, क्या मतलब क्या कंपटीशंस कितने हैं, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं।
अपने पास उसके बाद थर्ड कंपनी हमने बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीईएल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपको पता होगा ये डिफेंस की वन ऑफ द किंग है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की। तो ये डिफेंस के जो भी होते हैं ना, लाइक अपनी जो नेवी, इंडियन नेवी हो गई या इंडियन एयरफोर्स है या जो भी मतलब अपना इंडियन आर्मी है, तो उनको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं डिफेंस वाले, उन सबके डिफेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो ये बनाता है। जैसे आपको रेडार और सोलार चाहिए होते हैं, रेडार सोलार आपको नेवी की शिप में भी चाहिए होते हैं, नेवी वाली, और साथ में जो उनके फाइटर जेट होते हैं उसमें भी चाहिए होते हैं। फिर जो वारफेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है कम्युनिकेट करने के लिए, अगर फाइटर जेट है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मिसाइल लगाते हैं, मिसाइल सिस्टम बनाते हैं, तो मिसाइल सिस्टम के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए होती है कि मिसाइल कहाँ पे टारगेट करेगी, क्या करेगी। तो मतलब हर जितने भी आजकल प्रोडक्ट है डिफेंस वाले, सब में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह तो चाहिए चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो वो कौन बनाता है? वो बीईएल बनाता है ये। और साथ में नॉन डिफेंस प्रोडक्ट भी बनाता है, जिसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर, मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसका भी डिफेंस प्रोडक्ट से आता है। हालांकि नॉन डिफेंस चीजें भी बनाता है, रेलवे के, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ये लेता है, होम सिक्योरिटी की भी लेता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर आपको पता है कितने बड़े हाई लेवल पे ग्रोइंग सेक्टर है। इवन जो अभी रिसेंट बजट अनाउंस हुआ था उसमें 7 लाख करोड़ समथिंग, 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा तो डिफेंस में अलोकेट हुए थे, जो अभी इंडिया के हाईएस्ट मतलब बजट अलोकेशन में। इवन इसकी डीलिंग इंडिया के बाहर भी है, मतलब ये इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। तो डिफेंस जो अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं ना इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी वर्ल्ड वाइड, तो डिफेंस की तो सबको जरूरत है। तो सेक्टर जो है ना वो हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है डिफेंस, वन ऑफ द। अब उसके बाद में इसकी मार्केट शेयर बात करूं तो 60 से 65% मार्केट शेयर यही लेके बैठा है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का। और क्योंकि मेन रीजन क्या है, वैसे तो देखो बीडिंग के बेसिस पे होता है कि बीड जो अच्छा करेगा उसको प्रोजेक्ट मिलेंगे, पर क्योंकि ये एक पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट आउन, तो इंडियन आर्मी से इसको ईजी लेवल पे थोड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूं 3 साल के सीएजीआर की, तो 16% से इसकी सेल्स ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है, और 30% से प्रॉफिट ग्रोथ है जो अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% अच्छा है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 45 चल रहा है, इसका 55 चल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। ये भी डेट फ्री कंपनी, इसके पास भी डेट एज सच है नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। फिर भी इसका प्राइस थोड़ा सा क्रैश हुआ था, रीजन वो इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया था। इसने पहले मल्टी बैगर टाइप रिटर्न दिया हुआ है, तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर ली थी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इसने रिटर्न अच्छा खासा दिया हुआ है। बाकी कुछ अदर फैक्टर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके पास अभी ऑलरेडी जो ऑर्डर इन हैंड पड़े, कि जितने ऑर्डर इसको एग्जीक्यूट करने पहले से ऑर्डर पड़े हुए, वो 73,000 करोड़ है। तो इसकी जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ना उसका 3 टाइम्स, एग्जिस्टिंग सेल्स का 3 टाइम्स तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हुए इसके पास। तो अभी इसका मतलब फ्यूचर के 3-4 साल का तो इसका रेवेन्यू वगैरह जो है ना वो ऑलरेडी बुक लेके आए, इतना तो उसका हो ही जाएगा इजीली। साथ में इसने अभी रिसेंटली एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन द इजराइल, मतलब इजराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री वहां पे भी जो उड़ने वाली एरोस्पेस, वहां पे भी उसने एमओयू साइन करा है कि वो कुछ नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस के सिस्टम बना रहे हैं। तो अब ये दोनों मिलके बनाएंगे, तो यहाँ पे भी इसको ह्यूज ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है एक तरीके से। तो ये बीईएल इंडस्ट्री। तो वही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिलती रहे। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कैम्स की, जिसकी मैंने अभी डिटेल वीडियो भी रिसेंटली बनाई थी, जिन्होंने वो देखी हो मैं वापस से वही डिस्कस करने वाला हूं। बस अभी थोड़ा जल्दी करूंगा, किसी को डिटेल वीडियो देखनी कैम्स की तो सेपरेट वीडियो मेरी देख सकता है। तो अब कैम्स इंडस्ट्री क्या करती है, देखो कैम्स इंडस्ट्री का सिंपल काम है, जो बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर आप कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, चाहे आईसीआईसीआई में करो, चाहे एचडीएफसी में करो, चाहे मतलब जो भी बड़े बड़े ब्रोकर वगैरह होते हैं, एएमसी कंपनी होती है, जो जो बड़े बड़े एएमसी कंपनी है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो केम्स कमाएगा ही कमाएगा, सिंपल चीज है। तो अब केम्स का काम क्या होता है, इन्वेस्टर जब भी म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे एएमसी बोलते हैं इसको, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसमें जब भी इन्वेस्ट करती है तो ये इन्वेस्टर डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता कभी भी, तो ब्रोकर के थ्रू भी जब इन्वेस्ट करता है ना तो बीच में कैम्स आता है। तो मतलब अगर आपको कभी एसआईपी भी करनी है तो कैम्स हैंडल करेगा, कैम्स ऑर्डर देगा म्यूचुअल फंड कंपनी को कि भाई इस बंदे की एसआईपी का ऑर्डर आया हुआ है। तो आप कैम्स को मान लो एक तरह का ये मैनेजर और कैशियर, एक तरह का ये मैनेजर कैशियर है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, म्यूचुअल फंड का किसी का ऑर्डर आया वो कैम्स के थ्रू प्रोसेस होगा, चाहे किसी को एसआईपी करनी है कैम्स के थ्रू प्रोसेस होगा, कुछ भी करनी है, किसी को कोई स्टेटमेंट मंगवाना है, कोई म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट मंगवाना है तो वो कैम्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये सारा का सारा काम कैम्स का। कभी आपको म्यूचुअल फंड रिडीम कराना है तो ये नहीं करेगा म्यूचुअल फंड कंपनी, कैम्स के थ्रू होगा, सारा काम कैम्स के थ्रू होता है यहाँ पे। तो आप एक तरह के मान लो ये मैनेजर कैशियर है एक तरह से, जो पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स हैंडल करता है ये। और
अब ये जो इंडस्ट्री है ना, आप अभी इसमें दो सेक्टर डील कर, मतलब दो बंदे डील कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसको अपन वैसे बोलते हैं आरटीए बोलते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इसको बोला जाता है रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। तो आरटीए अभी इंडिया के अंदर केवल दो है, ये डियोपोली में डील कर रहे हैं, कैम्स और कैफिन टेक्नोलॉजी, जिसमें भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैम्स का है 65 से 70% और रिमेनिंग 20-30% कैफिन टेक्नोलॉजी का। जो बड़े बड़े क्लाइंट है अभी एट प्रेजेंट कैम्स के पास है, जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई। तो आप कहीं पे भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, हर जगह कैम्स तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो अगर आपको लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोइंग है, तो आप देख लो ये कैम्स भी ग्रो हो सकता है। तो बाकी कैम्स का क्योंकि रेवेन्यू कैसे आता है, देखो जैसे जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे ना, तो जितना आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, तो जितना एयूएम होता है असेट अंडर मैनेजमेंट की, जितना आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, आपका पोर्टफोलियो है जितना, तो उस पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज एज ए इनकम इसके पास जाता है। हर ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन फीस लगती है, आप चाहे एसआईपी करते हो, आप चाहे लमसम अमाउंट डालते हो, आप चाहे स्टेटमेंट मंगवा रहे हो, अकाउंट ओपन करा रहे हो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन फीस लगती है वो कैंप्स के पास आएगी। और जितने नंबर ऑफ फोलियो, नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ेंगे, उतना इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो सिंपल है, जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होगी उतना कैंप्स भी ग्रो होगा। तो अब बाकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी ग्रो होगी, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मतलब क्या इसका हिस्टोरिक डाटा चल रहा है। अभी 81 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है, असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितना लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है टोटल म्यूचुअल फंड के अंदर। 31,000 करोड़ का एक महीने के अंदर एसआईपी हुई है, जो अभी तक की हाईएस्ट माइलस्टोन है। क्योंकि अब लोग, वही ने कहा था, एफडी वगैरह से शिफ्ट हो गए, अब वो सारे के सारे इनमें ही आ रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। जिसको कुछ नहीं आता वो भी एसआईपी एसआईपी एसआईपी, आपने सबके मुंह से सुन ही लिया होगा। तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। साथ में अभी 10 करोड़ एक्टिव सिप के कस्टमर हैं, जो अभी वर्ल्ड वाइड लेवल पे कम है कंपैरेटिवली। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ समथिंग है, तो 10% लोग भी अभी एसआईपी नहीं कर रहे, तो अभी भी मतलब ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब अपन उसके बाद फंडामेंटल की बात करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है। कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है। लाइक कंपनी का पी रेशियो 38 चल रहा है, वो इंडस्ट्री का पी रेशियो है वो 40 है, मतलब सॉरी 50 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी, डेट ना के बराबर है, डेट बिल्कुल है नहीं, 0.06, डेट एज सच कुछ भी नहीं है। तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे अपनी आखिरी कंपनी पावर ग्रिड पीएसयू। ये एक स्टेबल कंपनी है। तो पावर ग्रिड क्या करता है, पावर ग्रिड आपको पता होगा पीएसयूज है। लाइक बहुत सारी कंपनीज है जो पावर जनरेट करती है, वो पावर चाहे किसी भी मोड से जनरेट करे, चाहे कोल हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, कहीं से भी जनरेट करे पावर, मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है। जब भी पावर जनरेट होता है तो पावर जनरेशन कंपनीज अब लोगों के घरों में कैसे पहुंचाएगी, पहले वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पहुंचाएगी। हर एक स्टेट का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी पड़ेगी। फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये करता है अपना पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का काम ही यही है कि इसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हैवी लेवल पे डेवलप करा हुआ है, कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो उन सबसे पावर ये लेके डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका काम डिस्ट्रीब्यूशन का है यहाँ पर। तो इसके पास मैसिव, मतलब बहुत मैसिव लेवल पे इसने अपना नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो अब आप जो देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, मैंने जो, अगर आपने वो एआई वाली वीडियो देखी होगी, टॉप एआई कंपनीज और डाटा सेंटर कंपनीज कौन कौन सी है, तो वहां पे मैंने बताया था एआई डाटा सेंटर कंपनीज में कि आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बहुत एनॉर्मस लेवल पे ग्रो होने वाली है। क्योंकि जो एआई है, डाटा सेंटर है, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनको 24/7 बहुत हाई लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, आप देख लो कि पावर ग्रिड को भी, मतलब अपना जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इसीलिए ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो अब पावर ग्रिड के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो अभी तो ये 85% इंडिया की जो इंटर स्टेट ट्रांसमिट करनी होती है ना इलेक्ट्रिसिटी, इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसफर करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से, तो वो 85% यही करता है। मतलब अभी सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसके पास है। कंपनी के फंडामेंटल देखोगे, इसका CAGR 3 साल के बहुत एक नॉर्मल सी डिसेंट ग्रोथ दी है, कम बोल सकते हैं, केवल 3% पे इसकी ग्रोथ चल रही है। और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 15%, ये अच्छा है। पी रेशियो, मतलब ये अंडर वैल्यूड कंपनी, इंडस्ट्री का पी रेशियो 23, इसका 18 है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 1.37 वाला एक से ज्यादा है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है। तो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर डेट तो होता ही होता है। अभी ये जो एक और कुछ अदर फैक्टर आपको कंसिडर करने चाहिए, अभी यूनियन बजट अनाउंस हुआ था अभी 2026 का, वहां पर रेजिंग इट, मतलब वहां पे प्रपोज करा गया था कि जो पावर ग्रिड का इन्वेस्टमेंट है उसको 37,000 करोड़ से इंक्रीज कराया जाए, मतलब ये टारगेट था। तो मतलब गवर्नमेंट का है कि पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, तो अगर वो बढ़ेगा तो इस कंपनी को फायदा हो सकता है। पर एक रिस्क है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो वैसे तो अभी जो इसके ऑर्डर मिलते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव बीडिंग के हिसाब से मिलते हैं, कि कौन बिड लगाएगा गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देगी, कि मतलब ट्रांसमिशन कौन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का,
तो बीडिंग बेसिस पे होते हैं। तो अभी के तो जितने भी मेजर ऑर्डर है इसी को मिल रहे हैं, पावर ग्रिड को। क्यों? क्योंकि इसके पास टेक्निकल टूल्स अच्छे हैं, मतलब इसको पूरी टेक्निकल नॉलेज है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इजीली काम संभाल लेती है। पर धीरे धीरे ना बाकी कंपटीशन इसको मिल सकता है, जैसे अडानी उतर चुका है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये भी उतर चुका है। हालांकि इसको अभी कोई बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं है सच कुछ भी, पर धीरे धीरे ये भी आ रहा है, ये भी कॉम्पिटिटिव बीडिंग के अंदर आ रहा है। तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो मेरा काम ये नहीं है कि मैं कंपनी की बिना फालतू तारीफ करता रहूं, कोई की थ्रेट है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था ये एजुकेशनल पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो आपको सारे डिसीजन कंसिडर करने चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, सारी चीजें, फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो। मैं कोई भी बाय सेल एडवाइस इसलिए नहीं देता हूं, ठीक है। बाकी मैं मेरे हिसाब से जो टॉप चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बाकी फिर भी देखो, मैं इन कंपनीज में कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई भी कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना, आप धीरे धीरे करके एसआईपी के थ्रू करो, ताकि आप गलत टाइम पे एंट्री भी ले लो तो एटलीस्ट आपका शेयर की प्राइस एवरेज होता रहेगी। थोड़ा सस्ते में लिया, गलती से थोड़ा महंगे में लिया तो वापस सस्ते में लिया, तो आप एवरेज करते रहो। तो आजकल जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके पास स्टॉक एसआईपी का भी ऑप्शन आपको देने लग गया है। लाइक एंजल वन की मैं बात करता हूँ, एंजल वन आपको स्टॉक एसआईपी का फंक्शन भी देता है, तो आप स्टॉक के अंदर एसआईपी टाइप से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उस तरह से फंक्शन फीचर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे मैंने अभी स्टेबल कंपनीज बताई, फिर मैं नेक्स्ट में वो बताऊंगा जहां पे मल्टी बैगर पोटेंशियल जहां पर ज्यादा है, वो वाली कंपनी अपन लेंगे, स्मॉल और मिड कैप वाली। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल आकर के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना।